चलिए जी, नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? हमने जर्मनी में नाजीवाद यानी कि हिटलर का योगदान हम पढ़ चुके थे और आज अवसर आ गया है उसका टेस्ट लेने का। तो आपको जैसा कि पता है कि मैं जब भी आप हमारे कोर्स में जुड़ते हैं तो प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हल करवाए जाते हैं। इससे आपका एक अनुमान हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आज हम उसी तरह के प्रश्नों को आप सभी प्यारे साथियों के साथ लेकर के आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी ऑफर चल रहा है, इसका लाभ आप सभी प्यारे साथी उठा सकते हैं। मेरे दोस्त, एक क्विक रीजन यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें क्या क्या यहाँ पर पढ़ने को मिला है। ठीक है, देखिएगा, जर्मनी में नाजीवाद पढ़ा, नाजीवाद में क्या क्या चीजें हैं वो सब चीजें हमने यहाँ पर बताई। फिर हमने जर्मनी का एक नक्शा देखा कि जर्मनी कहाँ कहाँ है। पोलैंड है, यहाँ पर चेक है। पोलैंड और चेक, चेक यानी कि चेकोस्लोवाकिया का संबंध जर्मनी से बेहद ज्यादा रहा है। म्यूनिक समझौता होता है, उस म्यूनिक समझौते के माध्यम से कहीं ना कहीं चेकोस्लोवाकिया सुडेटनलैंड का सारा प्रदेश जर्मनी को दे देता है और अंततः सैन्य कार्रवाई के माध्यम से चेकोस्लोवाकिया जो है उसका विलय कर लिया जाता है जर्मनी में हिटलर के द्वारा। ऑस्ट्रिया है, अंसुलस बनाया जाता है और उस अंसुलस के माध्यम से ऑस्ट्रिया कहता है कि मैं तो जर्मन राज्य का ही एक अभिन्न अंग हूँ। तो इसलिए हमें यह मानचित्र पढ़ना यहाँ पर बेहद आवश्यक लगा। ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कई तरह की अस्थिरता आ गई, राजनीतिक अस्थिरता, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, अनाज खत्म हो गया था, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, जर्मन जनता परेशान थी। इस परिस्थिति में फ्रेडरिक एरबर्ट ने जो है वह वाइमर गणतंत्र की स्थापना करी थी। इसके बाद स्पार्टिस्ट विद्रोह यहाँ पर होता है। स्पार्टिस्ट विद्रोह मूल रूप से वाइमर गणतंत्र के विरोध में किया गया था और उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं जर्मनी में साम्यवाद की स्थापना करना। क्लियर? चलिए, इसके बाद वाइमर संविधान है, 14 अगस्त 1919 को लागू किया गया था। जर्मन विधानसभा के बारे में बात करी, जो निम्न सदन था उसका नाम राइक स्टेक था, उच्च सदन का नाम राइक सराट था। और बिस्मार्क के समय जो ये राइक सराट यानी कि जो उच्च सदन था, अपर हाउस था, वह क्या कहलाता था? बुंडेसराट कहलाता था। प्रारंभिक घटनाक्रम के बारे में हमने इस पर चर्चा की थी। हिटलर, ल्यूडेनडॉर्फ, पुश क्या था, स्टैंडमार्क, हिडेनबर्ग, जर्मनी के स्ट्रासमैन, फ्रांस का ब्रियान और ब्रिटेन के चैम्बरलेन को 1926 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, एडोल्फ हिटलर के बारे में बात करी थी। इसकी जो पार्टी थी वह कौन सी थी? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी। इसे ही नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रानो नामक स्थान पर हुआ था। पिताजी का नाम क्या था? चित्रकार बनना चाहता था यह बचपन में। हिटलर का फोटो है और क्या बनना चाहता था? चित्रकार। और यह कहता है कि वियना में मेरा दम घुटता है, इसीलिए यह म्यूनिख आ गया। 1914 में जर्मनी की सेना में एक सामान्य सैनिक के तौर पर भर्ती हुआ और 1918 में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार आयरन क्रॉस प्राप्त करता है। यहाँ पर एक बात बताता हूँ, हम हिटलर जब भी हिटलर को पढ़ते हैं तो एक बात अवश्य पढ़ते हैं। वो बात क्या होती है? वो बात होती है नाजी दल। तो मेरा एक सवाल होता है अक्सर, क्या क्या नाजी पार्टी की स्थापना हिटलर ने की थी? नहीं साहब, ये थोड़ा सा मन से निकाल दीजिएगा। नाजी पार्टी की स्थापना 1918 में एक्टन ड्रेक्सलर ने की थी, जिसे हम जर्मनिक श्रमिक दल के रूप में जानते हैं। 1920 में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक दल कर दिया गया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, यही नाजी दल कहलाया। क्लियर हो गई? ड्रेक्सलर को निकाल दिया, हिटलर सर्वे सर्वा बना। ये बात याद रखिएगा। क्या क्या उदय के कारण थे वो हमने बताया यहाँ पे। गोबेल्स हिटलर का बेसिकली एडवर्टाइजमेंट मंत्री हुआ करता था, जिसे हम प्रचार मंत्री कहा करते हैं। यह कहा करता था कि झूठी बात को इतना दोहराओ कि वह सही लगने लग जाए। क्या ये बात क्लियर हो गई? नाजी दल के कार्यक्रम, नाजी दल पर प्रभाव क्या क्या रहा वो हमने देखा कि हीगल के राज्य सर्वोच्चता के सिद्धांत, फिक्टे की वीर पूजा, मार्बेलस की यहूदी विरोधी नीति और नोवालिस का शक्ति ही आधार सिद्धांत था। नाजी दल की विशेषताओं पर बात करी। नाजी दल का संगठन क्या था? लाल ध्वज था, लाल पृष्ठभूमि जो थी उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। नाजी दल जो है इसके दो भाग थे, आक्रामक सशस्त्र दल और सुरक्षा दल था। क्लियर हो गए? चित्रों के माध्यम से देखा। फिर हमने मीन काफ की बात करी। 1923 में तख्ता पलट करने का प्रयास किया हिटलर ने जर्मनी में। इसे गिरफ्तार किया गया, 5 वर्ष की जेल भेजी गई और लैंडबर्ग जेल में भेजा। वहां पर यह मीन काफ नाम की आत्मकथा लिखता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? 2 भागों में लिखी गई है, जिसमें जर्मनी के विस्तार का लक्ष्य रखा, जिसे रेमेंस रोम कहा गया था।
ठीक है। नाजी दल का पुनर्गठन किया 1923 में, गिरफ्तार होने के बाद 1924 में रिहा, 1926 में पुनर्गठन, 1925 में पुनर्गठन, 1926 में हिटलर यूथ लीग की स्थापना होती है। तृतीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। तो हमने यहाँ पर यह जाना, देखो नोट्स क्या होते हैं ना, ये बात याद रखिए। सबसे पहली बात, भेड़ चाल कभी भी एक विद्यार्थी को नहीं चलने चाहिए। आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें हमारा दिमाग उस हिसाब से विकसित करना चाहिए कि हमें पता हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यह बात समझ में आ गई क्या? हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, तृतीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना हिटलर के जीवन का अंतिम उद्देश्य था। तो मैंने बताया कि पहले जर्मन साम्राज्य की स्थापना 8वीं शताब्दी में शालमेन ने की। द्वितीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना 1817-18 में विलियम केशर ने की थी। हिटलर के द्वारा सत्ता प्राप्ति का प्रयास 1922 से किया जाता रहा, लेकिन 1932 में जाकर के यह सफल हुआ, जब इसे 230 सीटें मिली। 1933 में यह राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इस प्रकार 21 मार्च 1933 को हिटलर के द्वारा पोस्टडम चर्च में तृतीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना कर दी गई, और हिटलर का एक सपना पूरा हुआ। पोस्टडम चर्च का चित्र आप देख रहे होंगे। इसके बाद वह एनेबलिंग ले बनाता है, राइक्सफ्यूहरर, स्टेट हावर, गुप्तचर पुलिस, गेस्टापो कहलाती है। यहूदियों के विरुद्ध जो नीति थी वह होलोकास्ट कहलाई थी। राजनीति पर प्रभाव था कि जर्मनी जो शक्ति के रूप में उदय हो रहा था, तो उसके पड़ोसी देश डरने लगे। उनमें चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, रोमानिया था। इन्होंने लघु मैत्री संघ यानी कि यूनिटी एग्रीमेंट, एकता समझौता किया। प्रधानमंत्री जूलियस गोम्बस था, हिटलर से सहानुभूति रखता था। रोम में चतुर्शक्ति संघ बना, जिसमें जर्मनी, इटली, ब्रिटेन शामिल था। अब देखो हिटलर की जो यहूदी विरोधी नीति थी उसको समझिए। ये सब गैस चैम्बर वगैरह सब आपको इस तरह से जब इमेजिनेशन के माध्यम से, नक्शों के माध्यम से इतिहास पढ़ते हैं ना, तो मेरे प्यारे साथियों हमेशा याद रखिएगा, इतिहास बेहद आसान हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल आपने सही सुना। इतिहास जो है वह बेहद आसान हो जाता है, रोचक हो जाता है, मजेदार हो जाता है। क्लियर हो गई? हमेशा इस बात को याद रखिएगा। हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध जिस नीति को अपनाया था वह होलोकास्ट कहलाती है। इसके तहत लगभग 60 लाख यहूदियों को मारा गया था। हिटलर ने कहा कि जो इसकी आत्मकथा थी ना, मीन काफ, उसमें लिखता है कि यहूदी जर्मनी के दुर्भाग्य का कारण था। इसका एक मंत्री था गोरिंग, वो इन्हें देशद्रोही कहा जाता था। यहूदी विरोधी कानून बनाया, उसे न्यूरेमबर्ग कहा गया। इसके बाद कैथोलिक नाजी शिक्षा नीति, लुडविग म्यूलर को प्रधान बिशप बनाया था। सांस्कृतिक एकीकरण किया। 1933 में हिटलर साम्राज्य संस्कृति मंडल की स्थापना करता है, जिसका अध्यक्ष गोबल्स बना। आर्थिक एकीकरण किया, 4 वर्षीय योजनाएं लागू की थी इसने। श्रमिक संघों को समाप्त किया, तो रॉबर्ट ले ने जर्मन श्रमिक मोर्चा की स्थापना करी। शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स है। अब देखिए हमें ऐसे ही नोट्स चाहिए होते हैं। भारी भरकम किताबें पढ़ने में जिसमें अनावश्यक बातें लिखी हुई थी ना, उतना समय एक विद्यार्थी के पास नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए, हिटलर की विदेश नीति, जिसका अंतिम उद्देश्य विश्वाधिपत्य था और उसके अलावा कुछ नहीं। निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ, लॉर्ड एसर की अध्यक्षता में 1932 में जेनेवा में हुआ था। हिटलर ने इसका बहिष्कार कर दिया। राष्ट्रसंघ की सदस्यता का त्याग कर दिया गया। और इसके बाद जर्मनी पोलैंड का 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौता होता है। ठीक है। ऑस्ट्रिया को हड़पने का पहला प्रयास, सार की प्राप्ति हुई, सैनिक धाराओं को भंग कर दिया गया। 1935 16 मार्च की वह तारीख थी जब हिटलर के द्वारा फिर से जर्मनी का सैन्यकरण प्रारंभ कर दिया गया था। गोरिंग की अध्यक्षता में जर्मनी का सैन्यकरण हुआ था। नई सेनाएं बनाई गई, राइनलैंड का सैन्यकरण किया गया। एंग्लो जर्मन नौ सैनिक समझौता होता है, रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी बनाई गई थी यहाँ पर। सबसे पहले जर्मनी जापान में समझौता हुआ 26 नवंबर। फिर 6 नवंबर 1937 को इसमें इटली भी जुड़ गया, तो यह रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी कहलाई। समय के साथ इसमें हंगरी, स्पेन और मंचुकाओस नाम के 2 भी जुड़ जाते हैं। चलिए, अंसुलस ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय हो गया था। फिर म्यूनिक समझौता हुआ, जिसमें 4 देशों के प्रतिनिधि थे, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और कहीं ना कहीं फ्रांस। क्लियर हो गए? चैम्बरलेन ने इसी म्यूनिक समझौते में क्या कहा था? मैं सम्मान सहित शांति लाया हूं। भाई साहब ये लो, है ना, ये तो वही हो गए ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। इस समय हिटलर अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर था, तो जितने भी यूरोपियन देश थे वो ये चाहते थे कि भाई साहब हिटलर से बच करके रहा जाए।
क्या ये बात क्लियर हो गई? परिणाम स्वरूप उन्होंने हिटलर के साथ मित्रता की नीति अपनाना शुरू कर दिया। म्यूनिक समझौता किया गया। म्यूनिक समझौते का उद्देश्य था हिटलर को कुछ दे दुआ करके शांत किया जाए, नहीं तो पूरा विश्व एक बार फिर से बारूद के ढेर पर आ चुका है और जरा सी चिंगारी लगी नहीं और कहीं ना कहीं ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के बाद जो घटनाएं अंजाम दी थी, जो गुटबंदियां प्रारंभ की थी, इसीलिए बिस्मार्क ने क्या कहा था, ये गुटबंदियां मेरे लिए दुस्वप्न के समान हैं। ठीक उसी प्रकार हिटलर की जो नीतियां थी, वह नीतियां कहीं ना कहीं विदेश नीति का तो उसका एक ही उद्देश्य था, जर्मनी का विश्व में आधिपत्य स्थापित करना, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हिटलर को शांत करना बेहद आवश्यक था, लेकिन जिसकी जिज्ञासाएं जागृत हो चुकी हो उसको शांत नहीं किया जा सकता। यह बात याद रखना। ठीक है। चेकोस्लोवाकिया का जो क्षेत्र था सुडेटनलैंड, वह जर्मनी को दिया गया था। सारी कार्रवाई हुई। बाद में 15 मार्च 1939 को हिटलर ने सैन्य कार्रवाई के माध्यम से चेकोस्लोवाकिया का विलय कर लिया। मेमल लैंड पर अधिकार फौलादी समझौता 22 मई 1939 को हिटलर और मुसोलिनी के बीच हुआ। इस तरह से कागजों का आदान प्रदान हुआ। कागजों का आदान प्रदान करता हुआ यह मुस्कुराहट, इतिहासकारों ने लिखा है कि फौलादी समझौता स्टील पैक्ट करने के बाद हिटलर की जो कार में बैठे हुए मुस्कान थी, उस मुस्कान ने पूरे विश्व को रुला दिया था। कहीं ना कहीं दो तानाशाह एक हो गए। और मेरे दोस्त, आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। क्लियर? चलिए, तो ये मुस्कुराहट बड़ी कातिलाना थी सर। रूस जर्मन आक्रमण समझौता, और इसके बाद जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है 1 सितंबर 1939। प्रथम विश्व युद्ध का देखो नक्शे के माध्यम से समझाया कि यह पोलैंड है, यह जर्मनी है। यहाँ पर पोलैंड को एक डेंजिंग बंदरगाह दिया गया था गलियारे के माध्यम से। ठीक है, तो इस गलियारे ने जर्मनी का दो भागों में विभाजन कर दिया। यही बात हिटलर को नागवार गुजरी थी और उसने गलियारा वापस मांगा, पोंडेंजिंग बंदरगाह वापस मांगा। पोलैंड ने कहा नी दूंगा। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को आक्रमण कर दिया। हिटलर की मृत्यु हो जाती है। सोवियत रूस की सेना अप्रैल 1945 में बर्लिन में प्रवेश करती है। 30 अप्रैल 1945 में बंकर में आत्महत्या कर ली। मेरे दोस्त, आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से पूरा विश्व कांपा करता था। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1 सितंबर से 1939 से। हिटलर एक समय बाद पराजित होने लगा। तो जब रूस की सेना जर्मनी में प्रवेश करती है, बर्लिन में प्रवेश करती है, सूचना हिटलर तक पहुंचती है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर जिस बंकर में छुपा हुआ था, उसी बंकर में गोली रखता है कनपट्टी पर, वहीं पर आत्महत्या कर लेती है। इसकी मृत्यु के एक दिन पहले, यानी कि 29 अप्रैल 1945 को इसकी जो पत्नी थी या प्रेमिका थी ईवा ब्राउन, उसने आत्महत्या की थी। ये दृश्य आप देख सकते हैं। ये एक सैनिक है जो अंदर प्रवेश कर चुका है, और यह सोफा सेट है जिसपे ईवा ब्राउन की मृत्यु हुई थी। यह वह कुर्सी है जिस पर हिटलर ने अपने आप को गोली मारी थी, और यह टेलीफोन और ये सब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। जर्मनी की पुलिस ने जब कार्य किया तो इस तरह से एक अनुमान लगाया गया है कि ये दोनों इस तरह बैठे होंगे। ईवा ब्राउन ने गोली मार करके आत्महत्या की होगी, हिटलर कुर्सी पे बैठा हुआ होगा तो उसने इस तरह से आत्महत्या की होगी। हिटलर सुसाइड द ब्लड एविडेंस, यानी कि जो वहां पर बंकर में सुसाइड किया था, तो खून के जो एविडेंस यानी कि साक्ष्य एकत्रित किए गए थे, उनको इस तरह से मशीनों में चेक किया गया था। यह उसके कपड़े हैं जो लास्ट में उसने पहने थे। यह वह सोफा सेट है जो आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा। तो ये जानकारियां कैसी लगी हमें बताइएगा। अब अवसर आ गया है कि हम आपको टेस्ट पेपर करवाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा इतिहास विषय का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, जिसे आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड, एप्लीकेशन से ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्लियर हो गई बात? तो आइए आप और हम मिलकर के प्रारंभ करते हैं आज की पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए, बहुत अच्छे से। कैसी लगी सर क्लास? फटाफट बताओ, मजा आया नहीं आया? इस तरह से चित्रों के माध्यम से पढ़ाता हूं ना, तो दुनिया बहुत आसान होने लगती है, चीजें बहुत आसानी के साथ हमें याद होने लगती है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है? जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण 1933, हिटलर द्वारा राइनलैंड का सैन्यीकरण 1936, जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण 1938, पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता 1934, और अनुत्तरित प्रश्न है, कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? कृपया जवाब दीजिए।
इस तरह से पढ़ा करो, आराम से चीजें जो है वह अपने आप आपको याद होने लगती है। और जब इमेजिनेशन के माध्यम से, नक्शों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, अच्छी क्वालिटी के बने हुए नोट्स हो, और नोट्स भी ऐसे होने चाहिए जो सारगर्भित हो, तो मजा आता है। आप कोर्स लीजिए, बाकी आप अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप सीधा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 है। ये मेरे खुद के नंबर हैं, तो आप इनको जरूर सेव कर लीजिएगा, मुझे बात कर लीजिएगा ताकि आपको ठीक रहे। सर, जर्मनी का शस्त्रीकरण जो है ना, यह 1935 में प्रारंभ हुआ था, गोरिंग की अध्यक्षता में। 6 लाख की सेनाओं का निर्माण किया गया। नौसैनिक, जल सेना तैयार की गई, हवाई सेना तैयार की गई थी, और अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण लागू कर दिया गया। घटना है 1935 मार्च के महीने की। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यह चीजें यहां पर याद रखना। बाकी हिटलर के द्वारा राइनलैंड का सैन्यीकरण 1936 बिल्कुल सही है। जर्मनी के द्वारा ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण 1938, यह भी सही है। पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता 1934, यह भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या था? अपर हाउस, ड्यूमो, राइक, राइक स्टेग, राइक सराट और अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। देखो, समझिएगा, ये क्या है? ये है मेरे प्यारे साथियों हमारी जर्मन संसद। जर्मन संसद में दो भाग, पहला लोअर हाउस, दूसरा अपर हाउस। लोअर हाउस जो था उसे क्या कहा गया था? राइक स्टेग कहा गया था। और इसे क्या कहा गया था? राइक सराट कहा गया था। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और जब बिस्मार्क की चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा, बिस्मार्क के समय यह क्या कहलाती थी? यह बुंडे सराट कहलाती थी। क्लियर हो गई क्या बात? हाँ या ना का फटाफट से तेजी के साथ जवाब दीजिए। क्लास कैसी लग रही है यह भी हमें जरूर बताते चलिएगा। अगला प्रश्न, 1920 में 25 सूत्रीय नाजी कार्यक्रम की रचना किसने की थी? ग्रॉटफेडर ने की थी, हिटलर ने, गोएबल्स ने, गेरिंग ने? अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। 25 सूत्रीय नाजी कार्यक्रम जो था, यह 24 फरवरी 1920 को घोषित किया गया था। 24 फरवरी 1920 को घोषित किया गया था। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन थे? तो आप याद रखना, गोटफ्रेड फीडर थे। फीडर ने लिख कर दे दिया, तो फिर इनमें संशोधन किया गया था। और यह संशोधन किसने किया था? तो यह संशोधन किया था हिटलर ने। पहला व्यक्ति हिटलर आ जाता है, और दूसरा ड्रेक्सलर आ जाता है। यह ड्रेक्सलर वही है जिसने नाजी दल की 1918 में स्थापना की थी। क्या आ जाता है? तो याद रखना, ड्रेक्सलर आ जाता है। क्लियर हो गई? तो सही जवाब होगा गोटफ्रेड फीडर। अगला प्रश्न देखिए, हिटलर के दल का नाम क्या था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, पीपुल्स पार्टी? अनुत्तरित प्रश्न। देखो, जब हिटलर की बात की जाती है ना, तो हम एक ही बात कहते हैं कि हिटलर के दल का नाम जो है वह नाजी दल था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? लेकिन क्या वास्तविकता में नाजी दल था? 7 मार्च 1918 में एलन ड्रेक्सलर ने म्यूनिक में जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना करी। क्लियर हो गई? और 1920 में इसका नाम बदल करके जो है वह जर्मन नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी कर दिया गया। और 20 फरवरी 1920 को, 24 फरवरी 1920 को हिटलर जो है ड्रेक्सलर को हटा देता है। ठीक है, और जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, या कहीं ना कहीं नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर हो गई? और इसी को हम क्या कहते हैं? नाजी दल कहते हैं। अगला, मीन काफ का लेखक कौन है? गेरिबाल्डी, अर्नोल्ड रोपैक, गोएबल्स, हिटलर? और अनुत्तरित प्रश्न है, मीन काफ एक आत्मकथा है। और यह आत्मकथा किसकी है? तो यह बात याद रखिएगा जी, यह आत्मकथा होती है हिटलर की। क्लियर हो गई? तो बिल्कुल सही सुना आपने, एक आत्मकथा है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? हिटलर के द्वारा लिखी गई थी, लैंडबर्ग के किले में। ठीक है, वहां पर इसे कैद किया गया था, वहां पर लिखी गई थी। क्या ये बात समझ में आ गई? इस कार्यक्रम में नाजी दल की योजनाओं और उनके कार्यक्रमों का विस्तार से वर्णन किया गया। यह कहता है कि पूरी संस्कृति में 3 जातियां होती है। पहली जाति वह होती है जो संस्कृति का जो है प्रचार क्या करती है? संस्कृति का निर्माण करती है, संस्कृति की प्रेरणा स्रोत होती है। क्या ये बात क्लियर हुई है? श्वेत वर्णी जाति होती है।
जैसे जर्मन और ब्रिटेन। दूसरा होती है संस्कृति के प्रसारक, जिसे पीतवर्णी जाति कहा गया, जैसे जापान के लोग। और तीसरा यह कहता है जी संस्कृति का खात्मा करने वाले, संस्कृति के संहारक, ठीक है, जिन्हें काली जातियां कहा गया, जैसे यहूदी। क्लियर हो गई। मीन काप में ही यह लिखता है कि जर्मनी के दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण क्या है, यहूदी है। दो भागों में यह प्रकाशित हुई थी मेरे प्यारे साथियों। एक समय था जब हिटलर ने मीन काफ लिखी, जर्मनी के प्रत्येक व्यक्ति ने मीन काफ को खरीदा, उस समय की बेस्ट सेलर बुक थी, अब आप कल्पना करो। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हिटलर का पतन हो गया और जर्मनी के लोगों के द्वारा जो मीन काफ किताब थी उसको रखने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी वहां की सरकार के द्वारा। घरों में जा जा करके तलाशी ली जाती थी, कहीं तुम्हारे पास मीन काफ तो नहीं है ना। तो बड़े सुरक्षित तरीके से वह उसे रखा करते थे ताकि किसी को ढूंढने से भी नहीं मिले। तो हिटलर की आत्मकथा है मीन काफ। मीन काफ मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों मेरे पास उसका हिंदी संस्करण अवेलेबल है, एडोल्फ हिटलर। आप देखिएगा, यह स्वयं हिटलर की आत्मकथा है जो उसके खुद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम राजवीर सिंह दार्शनिक करके कोई व्यक्ति हैं, वो हैं। और पूरी शानदार चीजें हैं सर इसमें। जैसे इसका मैं बढ़ाऊं तो जन्म, बचपन, शिक्षा, कला के प्रति असफल अनुराग, वियना के संघर्ष भरे दिन, प्रथम विश्व युद्ध, जर्मन की हार, वर्साई की संधि, राजनीति की ओर, लेबर पार्टी में सम्मिलित, स्वास्तिक, नाजी पार्टी का नेता, देशद्रोह का मुकदमा 1923, ठीक है ना, लोकप्रिय नियमों को अपनाना, चुनाव में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पाना, एक असफल प्रेमी, राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी, गणराज्य का अंत, चांसलर, नई सरकार, ठीक है, तानाशाह, यहूदियों का उत्पीड़न किया गया, राइनलैंड पर कब्जा कर लिया, ऑस्ट्रिया पर नाजी नियंत्रण, चेकोस्लोवाकिया पर नाजियों का कब्जा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, और कहीं ना कहीं अवसान यानी कि पतन। तो बहुत जबरदस्त किताब है। मैं तो बेसिकली जब भी इतिहास विषय का टॉपिक पढ़ाता हूँ और महानायकों के संदर्भ में कोई बात करता हूँ, तानाशाहों के संदर्भ में कोई बात करता हूँ, तो हमेशा इस तरह की पुस्तकें अपने पास रखता हूँ। क्या ये बात क्लियर हो गई? नेपोलियन बोनापार्ट की है, सम्राट अशोक की है, चंद्रगुप्त मौर्य की है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, हर्षवर्धन की है, सुभाष चंद्र बोस की है, महात्मा गांधी की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की किताबें मेरे पास है। बड़ा अच्छा लगता है सर, क्योंकि जब जीवन ही इतिहास को समर्पित कर दिया है तो करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी एक बात और बता देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच भी शुरू कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश वर्ग 1 की जो विज्ञप्ति आई है उसके बैच शुरू होंगे। केवीएस एनवीएस के सब तरह के इतिहास विषय के बैचेस शुरू होंगे। बहुत ही वाजिब दामों में आप लोगों को शानदार क्वालिटी स्टडी करवाई जा रही है, तो आप जरूर जुड़िएगा। अगला प्रश्न, हिटलर की विदेश नीति में लेम्बस्ट्रॉम क्या था? रूस के विरोध की नीति, जर्मनी के भूक्षेत्रीय विस्तार का लक्ष्य, यहूदियों के पृथक्करण की नीति, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने की इच्छा। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ लेम्बस्ट्रॉम क्या था? सर याद रखना, यह जर्मनी के भूक्षेत्रीय विस्तार का लक्ष्य था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिटलर की विदेश नीति में अंसुलस क्या है? रूस के विरोध की नीति, जर्मनी के भूक्षेत्रीय विस्तार का लक्ष्य, यहूदियों के पृथक्करण की नीति, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने की इच्छा। और अनुत्तरित प्रश्न है, व्हाट वाज द अंसुलस इन द हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी? ठीक है, बताओ हिटलर की विदेश नीति में अंसुलस क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रिया है, इस ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने की जो इच्छा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? अंसुलस कहते हैं। नाजीवादियों की गुप्तचर पुलिस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? गेस्टापो, ओवरा, ड्रांग, नोक, ओस्टोन और ग्लेक्स हातुंग। बताओ नाजियों यानी कि हिटलर जो है, उस हिटलर की गुप्तचर पुलिस व्यवस्था जो है उसे क्या कहा जाता था? देखो साहब, यहां पर नाजियों की गुप्तचर पुलिस व्यवस्था गेस्टापो थी। ओवेरा जो है यह मुसोलिनी की गुप्तचर पुलिस व्यवस्था थी। ये किसकी थी? तो यह मुसोलिनी की पुलिस व्यवस्था थी। मुसोलिनी की पुलिस व्यवस्था। यह रूस की ओर बढ़ने की नीति, रूस की ओर बढ़ने की नीति थी। और ये कौन बढ़ना चाह रहा था? ये बढ़ना चाह रहा था हिटलर। ठीक है,
यह नाजी दल के जो सिद्धांत थे उनके बारे में बात की गई थी, ग्लेक्स हाल टुंग, जिसमें हिटलर के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन को नाजी सिद्धांतों के अनुरूप बनाने की बात कही गई थी। अगला, लोकार्नो पैक्ट जो है वह क्यों करवाया गया? फ्रांस की सलामती हेतु, स्विट्जरलैंड की तटस्थता हेतु, सामूहिक सुरक्षा हेतु, ब्रिटिश वर्चस्व हेतु, और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। लोकार्नो जो है वह पैक्ट क्यों करवाया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है लोकार्नो के संदर्भ में। लोकार्नो सम्मेलन मूल रूप से जर्मनी के जो विदेश मंत्री थे स्टार्समैन के आग्रह पर बुलाया गया था। इस सम्मेलन में 7 देशों ने भाग लिया था और यह स्वीकार किया गया कि जर्मनी एवं अन्य 6 देश जो है वह किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जर्मन अध्यक्षता स्वीकार करेंगे। फ्रांस की पूर्वी और जर्मनी की पश्चिमी सीमा जो वर्साई की संधि के द्वारा तय की गई थी वह मान ली गई, और अल्सास लोरेन का जो क्षेत्र है वह जर्मनी ने अपना दावा उस पर से त्याग दिया था। तो मूल उद्देश्य लोकार्नो पैक्ट का क्या था कि जो फ्रांस है उसकी सलामती रखी जाए। कहीं ना कहीं हिटलर के मन में आ गया भाई साहब कि नहीं, मैं तो फ्रांस को ठोक दूंगा, ठिशुम ठिशुम ठिशुम, ना जी ना, ऐसा नहीं करना है अपने को। क्लियर। अगला, नवंबर 1936 में साम्यवाद विरोधी समझौता हुआ था। साम्यवाद विरोधी जो है इसे क्या कहते हैं? डेट्स कॉल्ड एंटी कॉमिंटर्स पैक्ट। बेसिकली रूस में एक संस्था थी, नाम था कॉमिंटर्स। इसका उद्देश्य क्या था? दूसरे देशों में जो है वह कहीं ना कहीं, मेरे प्यारे साथियों, एक तरह से साम्यवाद का प्रसार करना। ठीक है, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। कॉमेंटर्स जो है यह रूस की एक संस्था थी। इट वॉज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ रशिया, और इसका टारगेट क्या था? टारगेट था साम्यवाद का प्रसार करना। ठीक है, तो यह जो पैक्ट है ना, यह हुआ था जापान और जर्मनी के बीच में। क्लियर हो गई? जापान और जर्मनी के बीच में 25 नवंबर 1936 को यह हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 25 नवंबर 1936 को। इसे हम क्या कहते हैं? बर्लिन टोक्यो दूरी कहते हैं। बर्लिन टोक्यो दूरी। फिर बाद में इसमें 6 नवंबर सन 1937 को इटली भी शामिल हो गया। तो अब यह क्या बन गया? दैट्स कॉल्ड रोम बर्लिन टोक्यो दूरी बन गया। एक सेकंड रुकिए, ये क्या बन गया? रोम बर्लिन टोक्यो दूरी बन गया। एक सेकंड रुकिए, लैपटॉप में थोड़ी सी बैटरी जो है वह खत्म हो गई है। चलिए आगे बढ़े। अगला, जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? म्यूनिक, वाइमर, बर्लिन, बवेरिया, और अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। सर, जर्मनी में जब हम पढ़ते हैं तो एक सीधी सी बात पढ़ते हैं कि जर्मनी का वाइमर रिपब्लिक, जिसे हम वाइमर गणतंत्र भी कहते हैं, तो यह कहां पर हुई थी? यह वाइमर में हुई थी। वाइमर गणतंत्र के द्वारा ही जो है वह वाइमर, अगर मैं एक बात कहूं आप लोगों से, वाइमर संविधान लागू किया गया था। क्लियर हो गई? तो 1919 की यह घटना है। 1919 से लेकर के 1933 तक वाइमर गणतंत्र का शासन जर्मनी में रहता है। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा। 15 जनवरी 1933 में निम्नलिखित में से इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति हिडेनबर्ग के द्वारा हिटलर को सरकार बनाने का आमंत्रण मिला। ब्रूनिंग, गोरिंग, वॉन पेन, वान स्लाइचर, और अनुत्तरित प्रश्न है। किसके इस्तीफे के बाद? राष्ट्रपति हिडेनबर्ग, यानी कि आप इस तरह से समझिए कि जब हिटलर प्रधानमंत्री बना या चांसलर बना तो उसके पहले वहां पर चांसलर कौन था? बहुत आसान सवाल है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो याद रखिएगा, यह नाम था स्लाइचर। ठीक है, तो वॉन स्लाइसर, यह पहले वहां पर प्रधानमंत्री था, फिर इसको हटा करके हिटलर बना। फिर हिटलर ने जो है वह एक नया पद बनाया, डेट्स कॉल्ड राइक्स फ्यूरर। राइक्स फ्यूरर एक ऐसा पद था जिसमें राष्ट्रपति पद की जो है वह शक्तियां यहां पर विद्यमान थी, और साथ ही प्रधानमंत्री या चांसलर का जो पद था
इस पद की शक्तियां यानी कि पावर जो है वह भी यहाँ पर विद्यमान थी। क्लियर हो गई बात? फटाफट से हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, नाजी विचारधारा पर किसका प्रभाव नहीं था? हीगल, फिक्टे, मार्बलस, रूसो और अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, नाजी विचारधारा पर किसका प्रभाव नहीं था? बहुत बढ़िया सवाल, कृपया जवाब दीजिए। नाजी विचारधारा, जब हम नाजी विचारधारा पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि साहब हीगल का जो राज्य सर्वोच्चता का सिद्धांत था वो था, फिक्टे की वीर पूजा, मार्बेलेस की यहूदी विरोधी नीति और नोवेलिस का शक्ति का आधार हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देखो हीगल, हीगल ने क्या बात कही? हीगल ने कहा राज्य सर्वोच्चता का सिद्धांत, राज्य सर्वोच्चता का सिद्धांत। फिक्टे की बात करता हूं तो फिक्टे ने यहां पर क्या कहा था? वीर पूजा। बताओ भाई, फिक्टे ने किसकी बात कही थी? फिक्टे ने बात कही थी वीर पूजा की। इसके बाद एक आता है मार्बलस, मार्बलस की यहूदी विरोधी नीति। मार्बलस, इसकी क्या नीति थी? तो याद रखना, यह अपनाता है यहूदी विरोधी नीति, यहूदी विरोधी नीति। क्लियर हो गई? इसके बाद आता है नोवेलिस का शक्ति आधार सिद्धांत। नोवेलिस कौन सा सिद्धांत अपनाया? शक्ति आधार सिद्धांत। तो रूसो का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि रूसो जो है इसकी किताब का नाम क्या होता है? इसकी किताब का नाम होता है जी सोशियल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अलावा रूसो जो है यह फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने रूसो की प्रशंसा करते हुए लिखा था, क्या लिखा था? कि अगर रूसो नहीं होता तो शायद फ्रांस में क्रांति नहीं होती। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो जी, अगला प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी है, थोड़ा सा उसको समझिएगा। हिटलर के समय प्रधान बिशप या राइख बिशप जो है वह किसे नियुक्त किया गया था? लुडविग म्यूलर, अर्नेस्ट रोहम, हेनरिक मिलर और गोएबल्स। अनुत्तरित प्रश्न है। हिटलर के समय प्रधान बिशप यानी कि राइख बिशप जो है वह किसे नियुक्त किया गया था? एक बेहद ही शानदार सवाल आप सभी प्यारे साथियों के लिए, कृपया जवाब दीजिए। तो हम कहते हैं हिटलर के समय प्रधान बिशप यानी कि राइख बिशप जो है वह लुटविग म्यूलर को नियुक्त किया गया था। जब यह 1733 में पोप के साथ समझौता कर लेता है तो उसके बाद में हिटलर जो है वह यह महत्वपूर्ण कार्य करता है। हिटलर जब सत्ता में आया तो उस समय प्रोटेस्टेंटों के 29 संगठन थे। डॉक्टर लुडविग म्यूलर प्रधान बिशप बने, लेकिन इनकी कट्टरवादिता और अतिछावादी छवि के कारण विवाद हो गया था। फिर म्यूलर को हटा करके चर्च को राज्य के अधीन किया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो अर्नेस्ट रोहम है और एक हेनरिक हिमलर है। क्लियर हो गई? मूल रूप से यह भूरी कमीज वाले लोग हुआ करते थे, जो सेना हुआ करती थी, और ये काली कमीज वाले लोग हुआ करते थे जो अंगरक्षक हुआ करते थे। क्लियर हो गई? और ये उसका मंत्री था ही सही, गोबल्स जिसे हम कहते थे। क्लियर हो गई? चले साहब अगला प्रश्न देखिए। हिटलर जो है इसके द्वारा राइनलैंड का सैन्यकरण कब किया गया? 1933, 35, 36, 38 और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ, हिटलर के द्वारा राइनलैंड का सैन्यकरण जो है वह कब किया गया था? आपको पता होगा 1935 में हिटलर ने गोरिंग की अध्यक्षता में जर्मनी के शस्त्रीकरण की घोषणा की थी। ठीक है, देखिए 1935, व्यक्ति का नाम हिटलर। हिटलर जो है यह क्या काम करता है? यह गोरिंग की अध्यक्षता में जर्मनी का शस्त्रीकरण प्रारंभ कर देता है। 6 लाख सेना तैयार की गई, 6 लाख की सेना यहां पर तैयार की गई। क्लियर हो गई? इसके अलावा नौसेना बनाई गई, वायु सेना तैयार की गई थी, अनिवार्य सैन्य परीक्षण लागू किया गया, अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण
जो है उसे क्या किया गया था, लागू किया गया था। और फिर इसके बाद 1936 में जो है वह राइनलैंड का सैन्यकरण किया गया। कब किया गया? 1936 में किया गया था। क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। 1936 में हिटलर वर्साई की संधि और लोकार्नो की संधियों का उल्लंघन कर देता है, और उल्लंघन कर करके जो है वह यहाँ पर कार्य आगे बढ़ाता है। इस्पाती समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? इसे ही क्या कहते हैं? हम फौलादी समझौता कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? आयरन पैक्ट कहा जाता है, स्टील पैक्ट कहा जाता है, मैं भी चाहूंगा। इसे ही क्या कहते हैं? स्टील पैक्ट कहते हैं। और इस स्टील पैक्ट के बाद थोड़ी देर पहले याद करिए, मैंने एक फोटो दिखाया था आप लोगों को। 22 मई 1939 को यह समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद जब दो व्यक्ति जर्मनी की सड़कों पर निकले तो इनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। इतिहास कहता है कि वह मुस्कान जो है वह आने वाले समय में पूरे यूरोप को लेकर के बैठ जाएगी। यह हुआ था इटली और जर्मनी के बीच में। तारीख थी 22 मई 1939 की। क्लियर? चलो जी, इसके बाद अगला बिंदु यह रहा, म्यूनिक समझौते में कौन शामिल थे? हिटलर, मुसोलिनी, चैम्बरलेन। उपयुक्त सभी अनुत्तरित प्रश्न हैं। म्यूनिक समझौता बताओ। 29 सितंबर 1938 को हुआ था। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया के मुद्दे पर हुआ था। चेकोस्लोवाकिया को कहा गया भैया सुडेटनलैंड का जो प्रदेश है ना वह जर्मनी को दे दो। इसमें इंग्लैंड की तरफ से चैम्बरलेन आया था। चैम्बरलेन ने क्या कहा था? मैं सम्मान सहित शांति लाया हूं। ठीक है। जर्मनी की तरफ से रिबन ट्रूप और हिटलर आया था। फ्रांस की तरफ से दलियादेर, और इटली की तरफ से मुसोलिनी और जियानो आया था, जिसने इसमें भाग लिया था। तो उपयुक्त सभी यहां पर सही जवाब होगा। म्यूनिक समझौता कब हुआ? 29 सितंबर 1920 1938। ठीक है। किसको बर्बाद कर दिया जी? चेकोस्लोवाकिया को बर्बाद कर दिया था। क्लियर हो गई? किसको बर्बाद कर इटली की तरफ से कौन आया? याद रखिएगा, मुसोलिनी आया था, और एक आया था चियानो। चलिए, जर्मनी की तरफ से कौन आया? भाई साहब, विशेष निमंत्रण देकर के बुलाया गया था। नाम था हिटलर, नाम था रिबन महोदय, और नाम था ट्रुप। ट्रुप। क्लियर? चलिए, इसके बाद इंग्लैंड से कौन आया था? इंग्लैंड से आया चैम्बरलेन। यहां पर चैम्बरलेन का कथन याद रखना, मैं क्या लाया हूं? सम्मान सहित शांति लाया हूं। मैं सम्मान सहित शांति लाया हूं। चलिए, इसके बाद फ्रांस की तरफ से कौन आया था? डेट इज दलादियर। दलादियर। और यहां पर क्या करते हैं? यह म्यूनिक समझौता करते हैं। और भाई साहब, इस सम्मेलन में चेकोस्लोवाकिया को आदेश दिया गया कि तुरंत सुडेटनलैंड का जो भाग है वह जर्मनी को दे दिया जाए। और कहा जाता है कि यह म्यूनिक समझौता जो है वह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। तो बहुत आभार आप सभी का।